हेलो और स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर हम सभी इनपुट आउटपुट रिलेटेड ही वर्कआउट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हमारा प्रिंटफ फंक्शन। उसके बाद एक और नया फंक्शन आता है जिसको बोला जाता है स्कैनफ फंक्शन, और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, हमने ऑलरेडी फॉर्मेट स्पेसिफायर को देख ही लिया है, जिसको हम बोलते थे %d फॉर इंटीजर, और एक और था हमारे पास %f जिसको हम यूज करते थे फ्लोट वैल्यू के लिए। राइट, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी डेव C++ की स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर कोई मैं ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई एडिशन का। ठीक है, तो इसके लिए मैं दो वेरिएबल्स लूँगा a एंड b। इसके अंदर कोई मैं वैल्यूज इनपुट कराऊंगा, a = 5 एंड b = 3। राइट, अब इन दोनों का सम मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? प्रिंटफ फंक्शन है। ठीक है, प्रिंटेड का हमारे पास दो स्ट्रक्चर मौजूद था। हमारे पास पहला स्ट्रक्चर मौजूद था सिंपल इस तरह से कोई मैसेज को प्रिंट करने वाला। ठीक है, और एक और हमारे पास प्रिंटफ का फंक्शन मौजूद है जो कि है कुछ इस तरह से। राइट, हमने दो आज तक प्रिंटफ देखे थे। ये हमारा था सिंपल प्रिंटफ का स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ अंदर दिए गए हुए डबल कोटेशन के अंदर मैसेज वही प्रिंट करता था। अगर हमें किसी वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करानी हो या फिर कोई एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू प्रिंट करानी हो तो हमें यूज़ करना होता है ये वाला प्रिंटफ। ठीक है, तो चलिए अब मैं फिलहाल वेरिएबल्स को प्रिंट कराने वाला प्रिंटफ का स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा। मुझे यहाँ पर दोनों का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a + b। राइट, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कोई एक नया वेरिएबल ले लो c, और c के अंदर सबसे पहले इन दोनों का सम स्टोर करा दो इस तरह से। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो c। तो ये भी आप कर सकते हो। ओके, डायरेक्ट आपको a + b यहाँ पर लिखना है तो वो भी कर सकते हो विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। राइट, ओके। अब चलिए c को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, तो प्रिंटफ को मालूम नहीं है कि ये c का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है या फिर फ्लोट है। तो ऑब्वियसली हमें प्रिंटफ को बताना होगा कि ये c का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। राइट, यहाँ पर किस तरह से बताते थे हम? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करके। अब हमें मालूम है फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने दो देखे हैं, एक था इंटीजर के लिए %d और दूसरा था फ्लोट के लिए %f। तो यहाँ पर आपको पता लगाना है कि c का डेटा टाइप क्या है। तो c का डेटा टाइप फिलहाल क्या है? इंटीजर है। राइट, तो हमें प्रिंटफ को स्पेसिफाई करना होगा, c का डेटा टाइप है इंटीजर, इसलिए हमें यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होगा %d। क्लियर? तो इस तरह से हम यूज करते थे हमारा प्रिंटफ फंक्शन, वेरिएबल्स की वैल्यू को यहाँ पर इंजेक्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। जहाँ पर भी %d की वैल्यू है वहाँ पर ऑटोमेटिक कौन सी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी? c की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस फाइल को करूँगा सेव, और यहाँ से मैं कराऊंगा रन। तो रन होने के बाद आपको परफेक्ट आउटपुट एक देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि है हमारा 8, 5 + 3 8। राइट, तो इस तरह में कुछ आउटपुट हमारा मिलता है। अब चाहो तो यहाँ पर आगे कुछ एडिशनल लिख भी सकते हो अपना मैसेज, फॉर एग्जाम्पल एडिशन इज %d। ठीक है, सेव कराएंगे और रन कराएंगे, तब आपको मैसेज के साथ आउटपुट मिलेगा एडिशन इज 8। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रोसेस देखी थी हमारे प्रिंटफ फंक्शन के साथ। तो इसी प्रिंटफ फंक्शन को बोला जाता है आउटपुट देने वाला फंक्शन। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? मैनेजिंग इनपुट आउटपुट। अब ये इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? आउटपुट यानी कि जो आप स्क्रीन की कंसोल की स्क्रीन पर प्रिंट करा रहे हो, इसे बोला जाता है आपका आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रन करोगे अपनी फाइल को तो आपको इस तरह से आउटपुट मिलता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है आउटपुट। आउटपुट को इस स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? प्रिंटफ फंक्शन। ठीक है, प्रिंटफ के पास दो चॉइसेस है, या तो वो इस वाला स्ट्रक्चर को यूज करेगा वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, या फिर एक और हमारे पास प्रिंटफ है जो कि सिंपल स्ट्रक्चर वाला, जिसके अंदर आप सिर्फ कोई मैसेज ही लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, चलिए अब मैं फाइल को करूँगा सेव और रन। तो अब आपको कोई दूसरा आउटपुट मिलेगा, वेलकम। ठीक है, तो इस तरह से अब तक हमने प्रिंटफ के दो वर्जन देखे थे, कोई एक सिंपल मैसेज को प्रिंट करने वाला, या फिर कोई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने वाला। वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपको चाहिए होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। वो आपको चूज करना है बेस्ड ऑन आपकी वेरिएबल की डेटा टाइप। अगर आपकी यहाँ पर वेरिएबल की डेटा टाइप फ्लोट है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? अंदर %f लिखोगे। राइट, अगर इंटीजर है तो हम एज यूजुअल क्या लिखेंगे? %d ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें यूज करना था आउटपुट के लिए हमारा प्रिंटफ फंक्शन।
ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इनपुट के लिए। इनपुट यानी कि ये चीज, ये जो हमने की है ना, ए की वैल्यू हमने कितनी इनपुट कराई 5, बी की वैल्यू 3, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मुझे नई नई वैल्यू का सम चाहिए हर बार अगर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे एक ही सम देखने को मिलता है, देखिए 8, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, हर बार जब मैं यहाँ से प्रोग्राम को रन करूंगा तब मुझे ए की वैल्यू नहीं चाहिए और बी की वैल्यू भी नहीं चाहिए, जो भी हमारा यूजर इंडेंट करता हो वो, ठीक है। इन शॉर्ट हमें यहाँ पर इज इक्वल टू करके इस तरह से वैल्यू पास आउट नहीं करनी है। ये तो लाइफ टाइम फिक्स हो गई ना, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। अब जब कभी भी आप प्रोग्राम रन करोगे तब आपका आउटपुट सेम ही आएगा, एडिशन इज 8, एडिशन इज 8 हर बार। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को यूजर के पास से लेना है, यूजर की चॉइस हमें यहाँ पर पुटअप करनी है। हमें यूजर से पूछना है कि आपको ए की वैल्यू क्या चाहिए, आपको बी की वैल्यू क्या चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें करना है। हर बार जब मैं यहाँ से प्रोग्राम रन करूंगा तब प्रोग्राम यानी कि हमारा मशीन ही हमसे पूछेगा कि पहले आप ए की वैल्यू डालो, फिर बी की वैल्यू डालो, फिर आपको मैं एडिशन दूंगा, डायरेक्टली नहीं दूंगा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू अब मुझे यहाँ से इस तरह से नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी कोडिंग करनी है कि मुझे मशीन के पास से ही पूछ लेना है कि भैया आपको ए की वैल्यू क्या चाहिए, बी की वैल्यू क्या चाहिए, व्हाटएवर, ठीक है। तो यूजर के पास से वैल्यू लेने के लिए आपको एक नया फंक्शन अप्लाई करना होगा जिसका नाम है स्कैनएफ। स्कैनएफ यानी कि यूजर से पास से वैल्यू को लेना, ठीक है। अब स्कैनएफ का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए कुछ इस तरह का है, सेम टू सेम प्रिंटएफ जैसा है। देखिए प्रिंटएफ के साथ स्कैनएफ को कंपेयर कीजिए, दोनों का स्ट्रक्चर आपको सिंटैक्टिकली सेम ही देखने को मिलेगा, राइट। ओके, अब सबसे पहले हमें यूजर के पास से लेनी है ए की वैल्यू। तो जो भी वेरिएबल की आपको यूजर के पास से वैल्यू लेनी है वो वेरिएबल यहाँ पर आपको पुट डाउन कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब ए की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, राइट। तो अब आपको अंदर लिखना है %d। तो आप कहोगे सर स्कैनएफ का तो एग्जैक्ट मीनिंग प्रिंटएफ जैसा ही हो गया फिर तो, ठीक है। स्ट्रक्चर भी सेम है, सिंटेक्स भी सेम है, हमने सेम टू सेम जैसे अब तक प्रिंटएफ के अंदर लिखते थे वैसे ही तो आपने स्कैनएफ के अंदर लिखा। चेंजेस क्या है, तो सिर्फ एक ही चेंजेस है, जब आप वेरिएबल यहाँ पर लिखते हो ना उसके आगे आपको डालना है एंड पर्सन का साइन, इसे, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है एड्रेस ऑफ ए। अब तक आप क्या बोलते थे, इस सिंबल को एंड बोलते थे, राइट। दो चीजों को जोड़ने के लिए एंड, इस तरह से आप इसको बोलते थे। लेकिन अब आपको बोलना है इसको एड्रेस ऑफ ए। मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अब जब कभी भी आपको ये सिंबल दिखे इसको आपको रीड करना है प्रोग्रामेटिकली एड्रेस, इसको बोला जाता है एड्रेस ऑफ ए। यानी कि मुझे ए की वैल्यू चाहिए यूजर के पास, तो आपको स्कैनएफ के अंदर लिखना है एड्रेस ऑफ ए, और ए का जो भी डेटा टाइप है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर पास करना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट काम पूरा हो गया ए की वैल्यू लेने का। अब इसी तरह से मुझे स्कैनएफ करना होगा किसके लिए, बी की वैल्यू के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ बी, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम जो इस तरह से कराते थे ना, a = 5 और b = 3, अब मुझे ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यही चीज मैंने यहाँ पर कराई है, a की वैल्यू यूजर डालेगा, b की वैल्यू भी यूजर डालेगा। तो यूजर के पास से इनपुट लेने के लिए आपको यूज करना था स्कैनएफ फंक्शन। देखिए इस फाइल को मैं रन कराऊंगा, क्या होता है देखिए आप। जैसे ही प्रोग्राम को रन कराया आपके पास एक एम्प्टी स्क्रीन आ गई और ये कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, ठीक है। कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, यानी कि आपका फर्स्ट स्कैनएफ फिलहाल चल रहा है। स्कैनएफ का मीनिंग क्या है, यूजर को कोई भी एक वैल्यू डालनी है, जो भी वो वैल्यू डालेगा वो एक अंदर स्टोर हो जाएगी, राइट। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक वैल्यू डाल रहा हूँ 8, क्या डाल रहा हूँ 8, ठीक है। और जैसे मैं एंटर करूंगा ये जो 8 है वो आपका स्टोर हो गया ए के अंदर, राइट। 8 क्या स्टोर हो गया, ए के अंदर स्टोर हो गया। अब चल रहा है बी वाला स्कैनएफ, तो अब मुझे डालनी है बी की वैल्यू सपोज मैं डाल रहा हूँ 5, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा बी की वैल्यू चली जाएगी, ये 5 वाली वैल्यू चली जाएगी बी के अंदर और हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, c = a + b, और फिर हो जाएगा प्रिंटएफ, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा हमें अपना आउटपुट देखने को मिलेगा एडिशन इज 13, कूल, राइट। पहली वाली वैल्यू ए के अंदर चली गई, दूसरी वाली वैल्यू बी के अंदर चली गई, बस दोनों का काम खत्म हो गया। अब जो हमारा ऑर्डिनरी प्रोग्राम था वो तो रन होगा ही होगा, लाइन टू लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमें काम करना था स्कैनएफ का।
देखिए फिलहाल हमारा आउटपुट क्या आया है, एडिशन इज 13। ओके, फाइल को क्लोज करेंगे, फिर से रन करेंगे, तो फिर से हमें स्कैनएफ देना होगा, ठीक है, ए की वैल्यू के लिए और बी की वैल्यू है। तो इस बार मैं कोई अलग ही इनपुट दे रहा हूँ, ए की वैल्यू 4 और एंटर करके बी की वैल्यू 5। अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एडिशन इज 9, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। हर बार अब आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अलग अलग डाल सकते हो और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको अपना एडिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है ब्यूटी स्कैनएफ फंक्शन की। स्कैनएफ यानी कि यूजर के पास से हर टाइम, ईच एंड एवरी टाइम अलग अलग वैल्यू लेगा। आपको पहले से यहाँ पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू करके वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। और आपको खास ध्यान रखना है, स्कैनएफ के अंदर आप इस तरह से कोई मैसेज प्रिंट नहीं करा सकते। यहाँ पर कैसे लिखा है, एडिशन इज, ठीक है, आप यहाँ पर नहीं डाल सकते a इज %d, इस तरह से नहीं कर सकते कभी भी। स्कैनएफ के अंदर ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्स्ट्रा चीज नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज आपका स्कैनएफ प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। स्कैनएफ के अंदर ओनली एंड ओनली % होने चाहिए, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर ही होने चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, इवन स्पेस भी नहीं। आगे भी आपको स्पेस नहीं लगानी है, ठीक है, पीछे भी आपको इस तरह से स्पेस नहीं लगानी है, ये खास ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब इसका एक और वर्जन मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने फिलहाल 2 ही वेरिएबल की वैल्यू यूजर के पास से मंगाई है, ठीक है, यूजर 2 ही वैल्यू डालेगा। लेकिन क्या हो अगर आपको 10 वेरिएबल की वैल्यूज यूजर के पास से मंगानी हो, तो क्या आप ऐसे स्कैनएफ 10 बार लिखोगे? हाँ, 10 बार लिखना होगा। तो क्या एक ही स्कैनएफ के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज की, मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू यूजर के पास से ले सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली ले सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही स्कैनएफ के जरिए किस तरह से ली जाती है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को मैं कर रहा हूं कमेंट। अब मैं लिखूंगा एक ही स्कैनएफ। एक ही स्कैनएफ के जरिए मुझे दोनों की वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहले तो एड्रेस ऑफ ए एंड देन आफ्टर मुझे लेना है एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। एड्रेस सिंबल खास आपको भूलना नहीं है। ओके, अब मुझे यहाँ पर लिखना होगा 2%d, ठीक है, इस तरह से। आप चाहो तो बीच में एक स्पेस दे सकते हो, मैक्सिमम एक स्पेस दे सकते हो, 2 स्पेस दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बोला आपको स्पेस देनी ही नहीं है, आपका कभी भी आउटपुट खराब ही नहीं होगा, इनपुट खराब ही नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्लीट इस तरह से ही लिखना है आपको इकट्ठा, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है ये, तो आप बीच में मैक्स टू मैक्स एक ही स्पेस डाल सकते हो, लेकिन फिलहाल हम रखेंगे एकदम फिक्स, जॉइंट रखेंगे दोनों को। पहला %d है, उसके अंदर आ जाएगी वैल्यू a की, दूसरा %d है, उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी b की। तो ये सेम टू सेम प्रिंटफ जैसा ही काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी नई बात नहीं है। तो बस इसी तरह से हमें यूज़ करना है मल्टीपल स्कैनएफ। चलिए अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा और रन करूँगा। तो अब आपको पहले की तरह ही कर्सर ब्लिंक होती मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले डालनी है a की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 3, एंटर करूँगा। अब आपको लेनी है b की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 5, एंटर करूँगा। तो अब आपको एडिशन मिल गया, एडिशन इज 8, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग स्कैनएफ को इस तरह से यूज नहीं करना चाहते, एक ही स्कैनएफ में करना चाहते हो, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस सिंटेक्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर चाहे यहाँ पर आप कितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू ले लो, वो आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जितने वेरिएबल्स की वैल्यू आप यहाँ से ले रहे हो उतने अकॉर्डिंग ही % फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर होना चाहिए, राइट, ना तो कम ना तो ज़्यादा, अदरवाइज आपको एरर देगा, प्रॉपर स्कैनएफ वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ अलग अलग स्कैनएफ। आप चाहो तो एक ही स्कैनएफ के जरिए पूरा प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है अलग अलग स्कैनएफ, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स के लिए। तो चलिए फिलहाल मैं इस लाइन को करूँगा कमेंट और इन दोनों लाइन को कर दूंगा अनकमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ आउटपुट के अंदर बात जम नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ मुझे सिर्फ कर्सर ब्लिंक देखने को मिलती है। अब इसका क्या मतलब? चलिए हमें मालूम है कि पहले हमें ए की वैल्यू डालनी है, उसके बाद बी की वैल्यू डालनी है। कोई दूसरा यूजर अगर इस प्रोग्राम को रन करेगा तो विथआउट सीइंग योर कोडिंग, तो उसको तो डायरेक्ट इस तरह की ब्लैंक स्क्रीन ही मिलेगी ना। अब उसको तो सिर्फ यहाँ पर एक कर्सर ब्लिंक देखने को मिलेगी, तो इसका क्या मतलब? तो यहाँ पर क्या हो, अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट कराना हो कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, और फिर आप एंटर करोगे ए की वैल्यू, जैसे एंटर प्रेस करोगे तो कोई दूसरा मैसेज आ जाएगा एंटर वैल्यू ऑफ बी, और उसके बाद आप बी की वैल्यू एंटर करोगे, ठीक है। तो उस तरह का कोई मुझे मैसेज चाहिए तो वो कहाँ पर कर सकते हो?
प्रोग्राम के स्टार्टिंग में यहाँ पर आप प्रिंट एफ करा दो एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, चलिए अब मैं इस एक्स्ट्रा कमेंट्स को मिटा दे रहा हूँ। ओके, अब इसको कैसा चाहो वैसा कर सकते हो, इस तरह से अपनी मर्जी से। ठीक है, फॉर्मेट तो मैंने सिंपल इस तरह से रखा है एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले ये वाली लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी स्कैनएफ चलेगी ए के लिए, यानी कि आप ए की वैल्यू एंटर कराओगे। उसके बाद आपको बी के लिए भी मैसेज प्रिंट करा सकते हो इस तरह से एंटर वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, और उसके बाद बी का स्कैनएफ चलेगा। ये दोनों चीज़ खत्म हो जाएगी, फिर आपका रेगुलर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ करना है। चलिए फाइल को करेंगे सेव और रन। अब जैसे ही आपकी फाइल रन होगी आप देख सकते हो यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ ए आपको देखने को मिलता है। तो फिर चाहे आपके अलावा कोई भी यूजर, कोई भी डेवलपर आपका ये प्रोग्राम रन करेगा तो उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। आपके कोड को देखने के बिना वो डायरेक्टली आउटपुट को देख के ही समझ जाएगा कि आपको करना क्या है। एंटर वैल्यू ऑफ ए बोल रहा है तो आपको ऑब्वियसली ए की वैल्यू देनी है, फॉर एग्जाम्पल 5। जैसे एंटर करूंगा आपको दूसरी लाइन दिखाई देगी एंटर वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बी की वैल्यू डाल रहूँगा, फॉर एग्जाम्पल 2। एंटर करूंगा तो आपको मिल जाएगा एडिशन इज 7। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट प्रोग्राम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिंटएफ और स्कैनएफ का कॉम्बिनेशन बनाना है अगर आपको प्रॉपर आउटपुट चाहिए तो। ठीक है, प्रिंटएफ आपका करेगा आउटपुट, स्कैनएफ आपका करेगा इनपुट, यानी कि यूजर से पास से कोई भी एक वैल्यू लेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मैनेजिंग इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट की फंक्शनलिटी आप फिलहाल दो फंक्शन की मदद से हैंडल कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, स्कैनएफ इनपुट के लिए जाना जाता है, प्रिंटएफ आउटपुट के लिए, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम इजीली बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, थ्रू आउट द सिलेबस कोई भी प्रोग्राम मैं आपको दूंगा एज अ होमवर्क, या फिर आप अपने आप से कोई प्रैक्टिस करते हो घर पर ही। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली ए की और बी की वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू की मदद से असाइन नहीं करनी है। अब आगे जाकर कितने भी प्रोग्राम आप करोगे सबके अंदर एटलीस्ट स्कैनएफ का यूज तो होना ही चाहिए। ठीक है, ईच एंड एवरी टाइम कोई भी प्रोग्राम अब आपको डायनेमिक बनाना है। प्रोग्राम के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक यानी कि आप पहले से ही कोई वैल्यू फिक्स कर देते हो यहाँ पर, तो ईच एंड एवरी टाइम ए की वैल्यू 5 ही आएगी, बी की वैल्यू 3 ही आएगी, आउटपुट भी आपका सेम ही आएगा, एडिशन इज 8, राइट। तो इस तरह के प्रोग्राम को बोला जाता है स्टैटिक प्रोग्राम, जिसका आउटपुट यूजर के साथ इनपुट जो देता है यूजर के साथ कनेक्टेड नहीं होता इन शॉर्ट। ठीक है, यूजर अपना इनपुट प्रोवाइड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपका आउटपुट हर बार सेम ही आएगा। तो इस तरह के प्रोग्राम को बोला जाता है स्टैटिक प्रोग्राम। अब डायनेमिक प्रोग्राम यानी कि क्या, हमने ए की और बी की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की, बल्कि हमने स्कैनएफ की मदद से हर बार यूजर के पास से ही वैल्यू को रिट्राइव कर रहे हैं। ठीक है, हम यूजर को आस्क कर रहे हैं कि आप ए की वैल्यू इंसर्ट कराओ, उसके बाद बी की वैल्यू इंसर्ट कराओ। तो बेस्ड ऑन ए और बी की वैल्यू आपका एडिशन हर बार अलग अलग आएगा। तो इस तरह के प्रोग्राम को बोला जाता है डायनेमिक प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर। तो अब आज के बाद मैं आपको कोई भी प्रोग्राम दूं एज अ होमवर्क, या फिर आप अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हर एक प्रोग्राम क्या बनाना है, डायनेमिक बनाना है, यानी कि कोई भी वैल्यू अब आपको यूजर के पास से रिट्राइव करनी है। ठीक है, यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन। तो यह था हमारा मैनेजिंग इनपुट और आउटपुट फंक्शन। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो पूरे प्रोग्राम। ओके, अब आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर जो प्रोग्राम दिया था कैल्सी के लिए एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का, राइट, प्लस माइनस मॉड्यूलो डिवीजन, वो सब करने वाला, वो सब प्रोग्राम अब आप इसकी मदद से कर सकते हो, स्कैनएफ फंक्शन की मदद से कर सकते हो। ठीक है, हर बार आपका आउटपुट अलग अलग आएगा, राइट। तो आपको फर्स्ट प्रोग्राम अगेन वही करना है। मैं फिलहाल आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाना। सबसे पहला प्रोग्राम क्या है, आपको एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कि इसमें आ गया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो। ओके, सेम जो आपने फर्स्ट प्रोग्राम किया था कैल्सी वाला वही करना है, लेकिन अब आपको दोनों की वैल्यू लेनी है इस तरह से स्कैनएफ फंक्शन की मदद से। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा प्रोग्राम करना है, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया फाइंड करना है, यानी कि क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है स्क्वायर का, चौरस का। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अब चौरस की चारों के चारों एज जो होती है, चारों के चारों जो बाजू बोलते हैं हम, ठीक है, उसकी हाइट या फिर विड्थ जो भी आप बोलो वो क्या होती है, सेम होती है। तो कोई दोनों एज की
मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। स्क्वायर की चारों के चारों एज क्या होती है, एक समान होती है, राइट। तो कोई भी दो एज उठा लो, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल L इंटू एल, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला आपका फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर का। इसका यूज करना है थर्ड प्रोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल यानी कि कोई भी दो एज सेम होते हैं और बाकी की दोनों एज वो अलग होती है। तो आपको यहाँ पर यूज करना है फॉर्मूला लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड एरिया ऑफ ट्राइएंगल, ठीक है। यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करना है कोई ट्राइएंगल का। तो ट्राइएंगल का मैथमेटिक के अनुसार फॉर्मूला क्या था, 1/2, ठीक है, यानी कि 0.5। उसका जो भी आंसर आएगा उस पूरे को आपको मल्टीप्लाई करना है बेस के साथ और हाइट के साथ। ये है आपका फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इन सभी की वैल्यू आपको क्या करनी है, यूजर के पास से ही लेनी है, सभी वेरिएबल्स की वैल्यू, ठीक है। आप चाहो तो इसको पैरेंथेसिस के अंदर रैप कर सकते हो। पैरेंथेसिस यानी कि सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 1/2 आएगा 0.5, इसके बाद उसको गुना जाएगा b के साथ और फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा h के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड करना है ट्राइंगल का एरिया, क्लियर। तो इस तरह से आपको करके आना है 4 प्रोग्राम बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, ओके। एक और प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम ब्याज भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। वो आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ P इंटू आर इंटू एन ऑल डिवाइड बाय 100, यानी कि सबसे पहले आपको इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपको डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके अंदर P क्या है, R क्या है, N क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए P यानी कि आपकी प्राइस वैल्यू, ठीक है, जो मुद्दत बोलता है बैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। सपोज आपको 5000 का ब्याज निकालना है तो आप P की वैल्यू क्या सेट कर दोगे, 5000, राइट। उसके बाद आपको लिखना है रेट यानी कि R, ठीक है, R फॉर रेट, रेट यानी कि 2%, 3%, वॉट एवर। तो आप R की वैल्यू अगर 2% रखना चाहते हो तो आपको R के अंदर क्या स्टोर करना है, ओनली 2 स्टोर करना है, ठीक है। रेट यानी कि परसेंटेज, कितने परसेंटेज के हिसाब से आप इस प्राइस का ब्याज निकालना चाहते हो वो। N यानी कि आपका टाइम इन मंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 महीने के लिए 5000 का 2% के हिसाब से ब्याज चाहिए, तो आप ये वैल्यू अकॉर्डिंगली सेट कर दो P, R और N के अंदर, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू आपको यूजर के पास से रिट्राइव करनी है, यानी कि स्कैनफ फंक्शन की मदद से। फिर आपको इस फॉर्मूला के अंदर पुटअप करनी है, जो भी आंसर आएगा उसको आपको प्रिंट कराना है, वो होगा आपका फाइनल सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर, ओके। देन आफ्टर एक लास्ट प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ। ये वाला जो प्रोग्राम है 6 नंबर वाला प्रोग्राम, वो है आपका लॉजिकल प्रोग्राम। ये सब प्रोग्राम तो क्या हो गए, सिंपल मैथमेटिक ऑपरेशन हो गए या फिर कोई फॉर्मूलाज के बेस्ड के ऊपर प्रोग्राम हो गया, राइट। यहाँ पर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू यूजर से ली, फॉर्मूला के अंदर पुटअप कर दी, आपको आंसर मिल गया, दैट्स ऑल। अब ये जो 6 नंबर वाला प्रोग्राम है वो है लॉजिकल प्रोग्राम, यानी कि आपको इस प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए सोचना होगा, कोई अपना कस्टम लॉजिक बिल्ड करना होगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है, परफॉर्म स्वैपिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स या फिर 2 वैल्यूज, ठीक है। अब आप कहोगे स्वैपिंग करना यानी कि क्या, स्वैपिंग करना यानी कि 2 चीज़ों को अदल बदल कर देना, 2 चीज़ों की वैल्यू, इसकी पोजीशन अदल बदल कर देना। किस तरह से, देखिए सपोज मेरे पास A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 5, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर आपको क्या करना है, कोई 2 वेरिएबल ले लेना है A और B। उसके बाद अगर आप प्रिंट कराओगे A की और B की वैल्यू, तो A की वैल्यू क्या आती है, ऑब्वियसली 3 आएगी, और B की वैल्यू ऑब्वियसली क्या आएगी, 5 आएगी, राइट। अगर आप प्रिंट कराओगे सिंपल दोनों को तो। लेकिन यहाँ पर आपको परफॉर्म करना है स्वैपिंग। यहाँ पर कुछ ऐसा लॉजिक मारो आप जिसकी मदद से अगर आप A की वैल्यू प्रिंट कराते हो तो आएगी B की वैल्यू, यानी कि ये आएगी 5 और B की वैल्यू आएगी 3। ऐसा करना है, इसको बोला जाता है स्वैपिंग। A की और B की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 3 और 5 थी, राइट। आपने बीच में कुछ ऐसा लॉजिक अपनाया, ऐसा लॉजिक परफॉर्म किया कि अगर आप जब प्रिंट करोगे प्रिंटफ की मदद से A और B की वैल्यू,
तो वो एक दूसरे के साथ बदल गई होगी। देखिए बी की वैल्यू जो थी वो ए के अंदर चली गई और ए की वैल्यू जो थी वो बी के अंदर चली गई। तो इसको बोला जाता है स्वैपिंग करना। आपको यहाँ पर कस्टम कुछ लॉजिक करना है, परफॉर्म करना है, ऑपरेशन कोई भी हो वो आपको सोचना है। ठीक है, ऐसा तो मैं यहाँ पर क्या करूँ कि स्वैपिंग हो जाए। हाँ, कई लोग क्या करते हैं डायरेक्टली इस तरह से लिख देते हैं। देखिए स्वैपिंग का प्रोग्राम कई लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पर लिख देते हैं बी और ए। इस तरह से कई लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप सोचोगे कि सर इसी तरह से किया जाता होगा ना, बी की वैल्यू हमने डाल दी ए के अंदर, ए की वैल्यू डाल दी बी के अंदर, तो इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, वो तो आप सिर्फ प्रिंटफ को कह रहे हो कि पहले परसेंट डी के अंदर ए की वैल्यू डालो, दूसरे परसेंट डी के अंदर बी की वैल्यू डालो, तो वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं करना है। आपको थोड़ा सा सोचना होगा यहाँ पर किस तरह से मैं ऐसा तो क्या करूँ, ऐसा तो कौन सा कोडिंग करूँ जिसकी मदद से ए की वैल्यू बदल जाए 5, बी की वैल्यू बदल जाए 3। ठीक है, वो आपको करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी कि आप एक और तीसरा वेरिएबल भी ले सकते हो स्वैपिंग को परफॉर्म करने के लिए। राइट, अब मैं अगर आपको रियल लाइफ का एग्जांपल की बात करूँ तो सपोज आपके चेयर, आपकी ऑफिस के अंदर 3 चेयर पड़ी हुई है। कितनी चेयर पड़ी हुई है? 3। ठीक है, 3 जो है वो ए नाम की चेयर के अंदर पड़ा हुआ है, 5 जो है वो बी नाम की चेयर के अंदर पड़ा हुआ है। अब इन दोनों को अपनी अपनी चेयर बदलनी है। 5 को जाना है ए के अंदर, 3 को जाना है बी के अंदर, तो वो यूज करेगा कोई नया वेरिएबल सी। ठीक है, आपके पास एक हिंट है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी कि 3 को पहले आप डाल दो सी के अंदर, तो अब ए की पोजीशन एम्प्टी हो गई, तो फटाफट डाल दो 5 को ए के अंदर, तो बी की पोजीशन एम्प्टी होगी। सी के अंदर जो गया था उसको डाल दो बी के अंदर। ठीक है, इस तरह का कुछ लॉजिक लगाना है। मैंने ऑलमोस्ट आपको आंसर बता ही दिया है, बट अब आपको ऑन योर ओन आपको ये प्रोग्राम करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग वाला। ठीक है, अब एक और बार ये सेम प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूं, परफॉर्म स्वैपिंग ऑफ 2 वैल्यूज, लेकिन विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आपको सेम यही लॉजिक करना है। ठीक है, यही आउटपुट लाना है। ए और बी की वैल्यू यूजर ने जो भी डाली होगी वो एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक कंडीशन मिलेगी विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है। यहाँ पर आप कर सकते थे, कोई तीसरा वेरिएबल ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं लेना है। तो ये दोनों आपके लॉजिकल प्रोग्राम है, यानी कि आपको सोचना होगा, काफ़ी कुछ सोचना होगा। आप सोचिए, ट्राई कीजिए, अलग अलग लॉजिक परफॉर्म कीजिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप इंटरनेट के ऊपर रेफर कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, उन लोगों ने किस तरह से किया हुआ है, उन लोगों के कोड को समझिए, फिर आपके अपने प्रोग्राम के अंदर वो वाला लॉजिक अप्लाई करने की ट्राई कीजिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उस तरह से आपको करना है स्वैपिंग, लेकिन पहले ही बार आपको स्वैपिंग का लॉजिक इंटरनेट के ऊपर से रेफर नहीं करना है, अपने आप से बनाना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। किस तरह से ये वाला प्रोग्राम करोगे वो समझ रहे हो? तो इस दोनों प्रोग्राम की मदद से आपके माइंड का लेवल पता चलेगा कि आप असल में सोच सकते हो या नहीं, प्रोग्रामिंग के लिए बने हो या नहीं बने हो। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा इस दोनों प्रोग्राम के अंदर। आप साइड में एक नोट और पेन उठा लीजिए, दोनों के अंदर कुछ प्रोग्राम लिखिए, कुछ स्टेप्स लिखिए कि ये वाले मैं स्टेप करूँगा तब जाकर मेरा स्वैपिंग हो सकेगा। तो स्टेप को पहले शांति से सोचिए, नोट डाउन के अंदर रन कीजिए, लिखिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद प्रोग्रामेटिकली बनाने आइए, हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो लॉजिक आपका फेल हो रहा है तो कोई दूसरा लॉजिक सोचिए। ठीक है, इस तरह से बार बार आपको सोचना होगा जब तक आपका प्रोग्राम नहीं हो जाता। और तब भी अगर आप कैपेबल नहीं हो सोचने के लिए, तब जाकर आपको इंटरनेट के ऊपर ये वाला प्रोग्राम रिफर करना है। तब तक आपको इंटरनेट के ऊपर ये वाला प्रोग्राम रिफर नहीं करना है, वो खास ध्यान रखना है। ठीक है, रिफर कर लेने के बाद आपको उस वाले कोड को समझना है, जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो उसको अंडरस्टैंड कीजिए प्रॉपरली और फिर अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करने आइए। ठीक है, इस तरह से आपको करना है ये दोनों प्रोग्राम। ये दोनों के दोनों प्रोग्राम है लॉजिकल, सोचना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करने हैं 5 प्रोग्राम और उसके बाद करने हैं दोनों लॉजिकल प्रोग्राम। टोटल 7 प्रोग्राम करके आना है आपको। ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आज के चैप्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 ही पॉइंट्स थे, प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम सभी को मालूम है, परसेंटेज डी जो कि है इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ जो कि है फ्लोट के लिए।
राइट। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर था मैनेजिंग इनपुट आउटपुट, वो यहीं पर खत्म हो रहा है। सिर्फ तीनों शॉर्ट हमारे टॉपिक थे, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ। तब तक आपको ये सातों सात प्रोग्राम्स कर लेना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट।